अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स। एसबीएल का पहला लेक्चर लोग स्टार्ट करते हैं और वो है लीडरशिप एंड कल्चर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। लीडरशिप पे अगर बात करें, पहले लीडर कौन होता है भाई? लीडर से जान पहचान करें तो समवन हु एक्सरसाइज एंड इन्फ्लुएंस ओवर अदर पीपल, कि ऐसा शख्स जिसका दूसरों के ऊपर इन्फ्लुएंस हो, उससे आप लीडर कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक लीडर्स जो है ना, उनका मेनली कंसर्न होता है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कि स्ट्रेटेजिकली किस तरह मैनेज करना ऑर्गेनाइजेशन को। और इसके अंदर क्या चीज इन्वॉल्व होती है? आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कि भाई यार, एक तो ना, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि भाई आपकी 5 to 10 years अहेड आपके जो प्लान्स, आपके जो गोल्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमेशा याद रखना, जो आपके वो गोल्स जो कि टाइम स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एससीसीए करना, तो भाई 3 से 4 साल में करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के, और आपको उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। रोल्स जो है स्ट्रेटेजिक लीडर के हर ऑर्गेनाइजेशन में वो वेरी कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर वो क्या आ रहा होता है भाई? विजन सेट करना होता है, मिशन सेट करना होता है ऑर्गेनाइजेशन का। लोगों को यानी कि एम्प्लॉयज वगैरह को मोटिवेट मोटिवेट करना होता है कि भाई उन गोल्स को आपने और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। सेट आपको सेट करनी होती है, सेटिंग करनी होती है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स की, कि कौन सी प्रोडक्ट्स बनानी है, कहाँ पे उनको सेल करना है। ठीक है, मैनेज करना है चेंज को ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरह करना है, डिसीजन मेकिंग लेनी है, यानी कि लीडर्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले रहे होते हैं। जैसे कि बताया, कौन सी प्रोडक्ट बनानी है, कौन सी मार्केट टारगेट करनी है। डिटरमाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का किस तरह होगा, कंट्रोल सिस्टम्स किस तरह के होंगे। ठीक है, मॉनिटर करना है परफॉर्मेंसेस को ऑर्गेनाइजेशन की, और अगर उसके अंदर कुछ डिविएशन वगैरह है तो उसको इम्प्रूव किस तरह करना है। ठीक है, अब बात करते हैं मिशन के ऊपर। मिशन क्या है? ओवरराइडिंग पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, वो दुनिया में वजूद में क्यों आई है। फॉर एग्जांपल, जो एमिरेट्स है, एमिरेट्स दुनिया में वजूद में इसलिए आई है क्योंकि भाई लोगों को यार प्लेजेंट फ्लाइट्स देनी है, उनकी जर्नी आसान करनी है। ठीक है, उनका विजन क्या है? दुनिया के पैसे अलाइन बनना। अब ये अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी का मिशन क्या है? कि यार क्वालिटी क्वालिटी एजुकेशन देनी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक चीज, लोग कंफर्ट के साथ पढ़ सकें, जहां से मर्जी पढ़ सकें, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ पढ़ सकें, बाइंड होने की जरूरत नहीं है, दूर दूर तक ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। ये मिशन है। विजन क्या है? कि जी, अब ऑर्गेनाइजेशन को आपने देखते कहो अगले 5 सालों में, 10 सालों में, फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ देखते हैं? भाई दुनिया की टॉप अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन प्रोवाइडर्स में से एक, पूरी दुनिया में क्वालिटी सर्विसेज दें। ये विजन है। ठीक है, अब एक राइटर है, कोटर, वो कहता है कि यार जो मैनेजर्स हैं वो प्लान करते हैं चीजों को, और लीडर्स जो हैं वो विजन क्रिएट करते हैं। मिन्सबर्ग कहता है, इससे डिसएग्री करता है, हेनरी मिन्सबर्ग इससे डिसएग्री करता है, कहता है कि मैनेजर्स को विजन चाहिए होता है। ठीक है, और विजन को मैनेजमेंट चाहिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन ये बात क्लियर है कि विजन जो है उसको जाहिर है मैनेजमेंट तो चाहिए। अगर मैनेज नहीं करोगे चीजों को तो विजन अचीव कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे एडर भाई हैं, 2005 में उन्होंने कुछ डिस्कस करी चीजें और इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप बताएं। तो लीडर जो है वो कहता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो इंश्योर करे कि ग्रुप जो है वो अचीव करे डिफरेंट टास्क को। पीपल जो है एक ग्रुप में वो एक साथ काम करें, और इंडिविजुअल्स नीड मीट हो। ठीक है, और ये तीनों चीजें आपस में वो कहता है कि यार लिंक होती हैं। ठीक है, बात करें अगर ट्रेड्स की, ट्रेड क्या है? एक करेक्टरिस्टिक है, एक क्वालिटी, एक इंसान की, एक शख्स की। और एक अर्ली रिसर्च है, वो कहता है कि एक गुड लीडर जो है उसके अंदर कुछ गुड ट्रेड्स, गुड क्वालिटीज होना जरूरी है, और उससे वो
क्वालिटीज आइडेंटिफाइड करी थी 1974 में। वो क्या है? उसने कहा जी एडॉप्टेबल टू सिचुएशंस होना चाहिए, यानी सिचुएशंस को अडॉप्ट करे, जो भी चेंजेस आए फौरन उसको अडॉप्ट करे। उसके लिए स्किल्स क्या चाहिए भाई? क्लेवर हो, इंटेलिजेंट, ठीक है, अलर्ट टू सोशल एनवायरनमेंट, जो भी सोशल एनवायरनमेंट में चेंजेस वगैरह आ रही हैं, जैसे आजकल एआई आ गया है, तो भाई एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है तो उसको अडॉप्ट, उसके बारे में उसको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली उसको लेके स्किल्ड स्किल्स होने चाहिए, ठीक है। फिर एक ट्रेड उसने और बताया कि जी एम्बिशियस होना चाहिए, अचीवमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, और उसके लिए स्किल्स उसने बताया कि भाई आपको क्रिएटिव होना चाहिए, उसको असर्टिव होना चाहिए। उसके लिए स्किल्स क्या चाहिए? डिप्लोमेटिक और टैक्टफुल हो, भाई वो कोऑपरेटिव हो, यानी कि भाई कम्युनिकेशन उसकी अच्छी हो, फ्लुएंट हो बात करने में लोगों से, डिसिसिव हो, भाई नॉलेज होनी चाहिए ग्रुप टास्क के बारे में, ये स्किल्स चाहिए। वो भाई डिपेंडेबल हो, यानी कि भाई ऑर्गेनाइज रखे चीजों को, और एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी हो, ये स्किल्स चाहिए उसके लिए। अच्छा जी, डोमिनेंट हो, डिजायर टू इन्फ्लुएंस अदर हो, उसके अंदर के भी दूसरों को इन्फ्लुएंस किस तरह करना है, किस तरह इंस्पायर करना है, उसके लिए स्किल्स क्या चाहिए? पर्सुएसिव हो, एनर्जेटिक हो, हाईली एक्टिव, हाई एक्टिविटी लेवल उसके अंदर, सोशली स्किल्ड स्किल्स उसके लिए चाहिए, फिर भी परसिस्टेंट होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, स्ट्रेस को वो टॉलरेट कर सके, अच्छा जी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करे, तो अज्यूम करे कि भाई मैंने हाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, ये ट्रेड्स होना जरूरी। फिर इसके बारे में मैककॉल एंड लैम्बर्ट लोम्बार्डो 1983 में उसने भी कुछ ट्रेड्स बताए, ठीक है। तो उसने कहा कि यार इमोशनल स्टेबिलिटी और कंपोजर होना चाहिए, यानी कि वो काम रहे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में, वो कॉन्फिडेंट हो, वो प्रिडिक्टेबल हो, एडमिटिंग एरर, अपनी मिस्टेक्स अगर कुछ हो जाए तो माने, ठीक है। यानी कि अगर कोई गलती हो जाए भाई उसको माने, उसको एक्सेप्ट करे, रेक्टिफाइंग एरर्स की तरफ आए, रेदर देन के जी अपने आप को कवर अप करने के लिए ही सारी एनर्जी लगा। फिर गुड इंटरपर्सनल स्किल्स होने चाहिए, ठीक है, जो बात है वो कम्युनिकेट करे, परसुएट करे, ठीक है, कोई नेगेटिविटी ना फैलाए, इंटेलेक्चुअल ब्रेथ तो नहीं चाहिए, यानी जी अंडरस्टैंड करे वाइड रेंज ऑफ एरियाज को, नैरो ना हो। अच्छा जी, आगे चले। एडर्स ने भी कुछ क्वालिटेटिव अप्रोच दिए, ठीक है। अब वो क्वालिटेटिव अप्रोच क्या दिए एडर ने, कि उसने दो तरह की दी है। एक उसने कहा कि रिप्रेजेंटेटिव क्वालिटीज होती हैं, डिपेंड करती हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पे, फॉर एग्जांपल मिलिट्री लीडर्स में वो कहता है कि जी ब्रेवरी होना बहुत जरूरी है। फिर उसने कुछ जेनेरिक क्वालिटीज दी हैं, एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म हो, इंटीग्रिटी हो, ठीक है, टफनेस हो, अलोंग विद द फेयरनेस, ह्यूमैनिटी हो। ऐसा नहीं है कि जी कोल्ड फिश बन जाए, यानी कि जी किसी के साथ बुरा हो रहा है ये वो तो भाई ठंडा हो गया बैठ जाए, भाई नहीं, ह्यूमैनिटी होना जरूरी है। कॉन्फिडेंट हो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी ना हो जाए, ठीक है। फिर वो ह्यूमिलिटी कहता है, फिर वो कहता है करेज हो। लेकिन इसमें उसने कहा कि सबसे दो इंपॉर्टेंट कौन सी हैं? एंथुसिज्म और इंटीग्रिटी। ईमानदारी और एंथुसिज्म, अगर ये दो चीजें ही नहीं है तो बाकी क्वालिटीज का फिर अचार डाल लो। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप पे अगर बात करें, ये है कि जी ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स जो हैं वो क्या उनका एम होता है कि वो अचीव करे ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को और इम्प्रूवमेंट को, किस तरह के इम्पैक्ट करना है कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सपोर्टर्स जो हैं ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये वो बिलीव करते हैं कि जी लोग जो हैं वो फॉलो करें पर्सन, उन लोगों को जिसको दूसरों को इंस्पायर करना है, पर्सन, एक पर्सन जिसका विजन हो और पैशन हो कि यार उसको अचीव करना है, ठीक है। और फिर दूसरों के अंदर भी एंथुसिज्म और एनर्जी ट्रांसफर करे ताकि उन चीजों को अचीव किया जा सके, ठीक है। स्टेजेस क्या है ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप की? फर्स्ट स्टेप वो कहता है कि जी डेवलपमेंट होना चाहिए विजन का, विजन की डेवलपमेंट, ठीक है।
और फिर वो दूसरों को के अंदर ट्रांसफर। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जी कंसिस्टेंटली अपना विजन दूसरों को सेल करना है, दूसरों में ट्रांसफर करना है। इसके अंदर आपकी बहुत सारी एनर्जी लगनी है, इसके अंदर आपकी आप कमिटमेंट लगनी है। ठीक है, कुछ लोग जो है वो फौरन आपका विजन बाय कर लेंगे, फौरन उसको अडॉप्ट करेंगे, कुछ लोग टाइम लगाएंगे। ठीक है, हर अपॉर्चुनिटी आपने यूज करनी है दूसरों को कन्विंस करने में और अपने साथ ऑन बोर्ड लाने में, क्रिएट करना है ट्रस्ट, ताकि आपके फॉलोअर्स क्रिएट हो सकें। लीडर जो है वो पर्सनल इंटीग्रिटी जो है अपन जब अपना पैकेज सेल कर रहे होते हैं उसके अंदर उनकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, द लीडर जो है वो अपने आप को बेच देता है अपने विजन के खातिर। ठीक है। सो ऑथेंटिक लीडरशिप में देखो, सबसे पहले चीज क्या आती है, वो आता है आपका पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट गेन करना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट जो है वो ऑलरेडी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ज्यादा डैमेज हुआ भी है। कब हुआ है? एनरॉन में और वर्ल्ड कॉम का जब वाकया हुआ था। जिन लोगों को एनरॉन का या वर्ल्ड कॉम का नहीं पता, तो एनरॉन आज बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक टाइम पे, मतलब आज जैसे एप्पल है वैसे उस जमाने में एक एनर्जी कंपनी थी एनरॉन। ठीक है, वो मैनिपुलेशन करते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह में। एक टाइम पे उनकी शेयर प्राइस थी $100। अब एक प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट्स को रिसर्च करने के लिए दिया, तो स्टूडेंट्स का जो एनालिसिस वगैरह है वो था कि यार शेयर्स बेचो और भागो। तो लोगों के सामने जब वो चीज आई तो उन्होंने कहा यार ये बच्चे हैं, गलती हो गई होगी। कुछ टाइम बाद एक जर्नलिस्ट है अपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्त से हमारे एनालिसिस करवाए। अब उसके बाद जब उसने अखबार में हेडलाइन दी ना कि इज एनरॉन ओवरसाइज, तो बहुत ज्यादा पब्लिक में पैनिक फैल गई। जब पैनिक फैला तो हुआ क्या, इंक्वायरीज वगैरह आने लगी। अब अच्छा सीईओ और सीएफओ जो हैं वो इस बात को पहले तो टालते रहे। अच्छा, कुछ वो अपने साथ में शेयर्स सेल ऑफ करते रहे। जब सेल ऑफ करने लगे तो क्या हुआ, फिर एकदम से शेयर प्राइस ऊपर आई। ठीक है, फिर एक दफा उनके पास कॉल आई कि भाई क्या आप ओवर साइज है? उन्होंने कहा हाँ। वो बात रिकॉर्ड भी हो गई, सीबीआई वगैरह का छापा लगा, ये वो ऑलमोस्ट हफ्ता 10 दिन लगे होंगे। इनकी जो शेयर प्राइस थी ना वो 99 से 99 सेंट पे आ गई हफ्ते में। लोगों ने अपने आप को शूट वगैरह भी कर लिया, और यही वजह है कि यूके में फिर कॉन्फिड यूएसए में कॉन्फिडेंस लाने के लिए सर्बेंस ऑक्सले एक्ट आया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम पे। ठीक है, जो कि आगे जाके हमारे कोर्स का थोड़ा पार्ट भी है, तो वहां पे सर्बेंस ऑक्सले एक्ट की डिटेल बताऊंगा। तो इस तरह के स्कैंडल्स हुए थे, वर्ल्ड कॉम का एक स्कैंडल हुआ, फिर आगे जाके और काफी स्कैंडल्स हुए थे। ये स्कैंडल्स जो हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने इसके ऊपर डिस्कशन वगैरह किया हुआ भी है, फॉर योर नॉलेज। तो जो इंटरेस्टेड हो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, मैं वो लिंक वगैरह उनसे शेयर भी कर लूंगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या है कि कोर टैलेंट है ऑथेंटिक लीडरशिप का। और ऑथेंटिक क्या होना चाहिए कि जी आपने दूसरों को इमिटेट करना है। फर्स्ट स्टेप ऑथेंटिक लीडरशिप में है कि भाई पहले तो खुद को पहचानो, अंडरस्टैंड करो इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स कौन है, बिलीव करो, उनको ड्राइव करो। ये लीडरशिप का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि दूसरों को इन्फ्लुएंस करने पे प्रैक्टिस करो। लीडरशिप शो करती है अपने एक्शन से दूसरों को कि भाई प्रेशर किस तरह हैंडल करना है, कंसिस्टेंट किस तरह रहना है, किस तरह प्रमोट करना है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को। ठीक है, इनोवेशन लेकर आनी है। इनोवेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ अ न्यू नॉलेज इनटू अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोसेस है सर्विस का कि भाई आप न्यू प्रोडक्ट न्यू प्रोसेसेस लेकर आओ। इनोवेशन का मतलब ये भी है कि जी सिर्फ यही मतलब नहीं है कि नई प्रोडक्ट्स इन्वेंट करनी है। ठीक है, आप न्यू डिजाइन्स न्यू वेज ले आओ, न्यू फीचर्स ले आओ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में। फिर आप आ जाए एंटरप्रेन्योरशिप। कौन एंटरप्रेन्योरशिप? ये वो उस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इनोवेशंस की एडवांटेज लेती है और न्यू स्ट्रेटजीज को देखती है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वॉल्व क्या होता है
इंडिविजुअल्स, टीम्स, ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक्सप्लॉइट करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को नए तरीके देखते हुए। एंटरप्रेन्योरियल लाइफ साइकिल अगर देखा जाए तो क्या है जी, सबसे पहले तो वो स्टार्टअप होता है। स्टार्टअप का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सर्वाइवल और ग्रोथ देखनी है। ठीक है, कैपिटल रेज करेंगे वेंचर कैपिटलिस्ट वगैरह के थ्रू। फिर वो ग्रोथ की तरफ जाएंगे, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ेंगे 20, 25, 30। और ठीक है, फिर मेच्योरिटी की तरफ जाएंगे कि जहाँ अब इनोवेशन जो है वो उसकी सेल्स पीक जो है वो स्लो डाउन होने लग जाएगी। अब उनको नए आइडियाज वगैरह और सर्विसेज को देखना पड़ेगा, और फिर वेंचर से एग्जिट कर जाएंगे, किसी और को अपना बिजनेस आइडिया वगैरह सेल कर जाएंगे। ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि फाउंडर जो है वेंचर्स के वो मोटिवेट होते हैं कि जी बिजनेस को सक्सेस की तरफ लेके जाना है, फाइनेंशियल स्टेक्स बढ़ानी है। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल से फ्री होते हैं, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और चीजों को ऊपर लेके जा रहे होते हैं। क्रिएटिविटी होती है उनके पास, फ्रीडम होती है कि नई चीजों को ट्राई कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक्स क्या होते हैं कि पोटेंशियल लैक ऑफ कैपिटल होता है, भाई स्ट्रगल बड़ी होती है, हमसे पूछो। ठीक है। लैक ऑफ मार्केट रिसर्च होती है जिसकी वजह से प्रोडक्ट फेल भी हो सकती है। नो, इसके अंदर जो है टाइम कमिटमेंट बहुत चाहिए होती है, स्ट्रेसफुल सिनेरियोज होते हैं भाई। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एप्लीकेशन होती है एंटरप्रेन्योरियल प्रिंसिपल्स के विद इन एन एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन। एक एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन में आप एंटरप्रेन्योरियल प्रिंसिपल्स लेकर आ रहे हो। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि एक जो फर्म है उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, मैनेजमेंट एक्सपीरियंस जो है एंटरप्रेन्योर्स का इंक्रीज कर देता है चांसेस ऑफ इनोवेशन को। ठीक है। मार्केटिंग एक्सपर्टीज वगैरह आपके पास आ जाती हैं। मोरल एम्प्लॉय इंप्रूव होता है, एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस बेहतर होती है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरियल कल्चर जो है सपोर्ट करता है न्यू इनोवेशंस वगैरह को। रह जाता है मैनेजर्स जो हैं वो कंफर्टेबल हो चुके होते हैं, तो अब नई चीजें ट्राई करना ही करना उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा होता है। और जो लोगों के आइडियाज होते हैं उनको दबाया जा रहा होता है, ये बहुत ज्यादा होता है भाई ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है। लीडरशिप और गवर्नेंस की अगर बात की जाए तो गवर्नेंस गवर्नेंस इज अ सिस्टम बाय विच ऑर्गेनाइजेशंस आर मैनेज एंड कंट्रोल। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इसके ऊपर डिटेल में बात भी होगी। सिस्टम है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज और कंट्रोल किया जाता है, उसको आप गवर्नेंस कहते हो। ठीक है। तो लीडर्स जो हैं वो मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के बिहाफ पे। उसके अंदर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस अगर आ जाए तो जी स्टेक होल्डर्स में सबसे पहले शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट का बहुत ख्याल किया जा रहा होता है। इसमें इंश्योर करना होता है कि जी अफेक्टिवली जो है चीजों को आप लेके चलें। तो की अंडर माइनिंग या विनिंग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं भाई इसके? फेयरनेस आ जाती है, ट्रांसपेरेंसी ओपननेस आ जाती है, इनोवेशन आ जाती है, स्केप्टिसिज्म आ जाती है, इंडिपेंडेंस आ जाती है, प्रोबिटी एंड ऑनेस्टी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, जजमेंट आ जाती है, इंटीग्रिटी आ जाती है, रेपुटेशन आ जाती है। फेयरनेस क्या है? फेयरनेस है कॉन्सेप्ट जिसमें कहते हैं कि जी इक्वलिटी के साथ चीजें को लेके चलना है। इवन यानी कि इसका आप शॉर्ट में यूं ले लो कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनको भी इक्वल ट्रीट करना है, उनको साइड पे ना कर देना। ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि यार जो भी इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है वो खुली पिक्चर दिखाओ लोगों को। जो है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, टाइमली मैनर में अपने लोगों को शो करना है। ठीक है। इनोवेशन क्या है? इनोवेशन को काफी डेप्थ में हम लोगों ने डिस्कस करा है। ठीक है। तो गवर्नेंस के लिहाज से क्या है, जो रूल्स हैं जो फॉलोइंग हैं अ, वो बदलते हालात के वजह के साथ साथ उसके अंदर ओपननेस वगैरह लेकर आओ, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस लाओ, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स लेकर आओ। ठीक है। स्केप्टिसिज्म क्या है कि यार जो आपके गवर्नेंस वगैरह के मामला है उसकी क्रिटिकल असेसमेंट करनी है और अलर्ट रहो किसी भी सिचुएशन के लिए। डायरेक्टर्स जो है वो कंस्ट्रक्टिव होने चाहिए, चैलेंजेस को लेना चाहिए स्ट्रेटेजीज को सामने रखते हुए। इंडिपेंडेंट होना चाहिए भाई, अपने इंटरेस्ट वगैरह सामने ना ले आना डिसीजन मेकिंग के दरमियान। इंडिपेंडेंट रहना, शेयर होल्डर्स का ख्याल रखना, सिर्फ अपने इंटरेस्ट को ना देखने बैठ जाना। ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी एंड ऑनेस्टी, भाई ऑनेस्ट रहना है डिसीजन मेकिंग वगैरह लेते वक्त। रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी है कि जो एक्शंस ले रहे हो उसकी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और जो कर रहे हो उसको तुम्हें अकाउंटेबल होगे, उसका तुमने जवाब देना है, आगे अकाउंटेबिलिटी भी कवर हो गया। जजमेंट,
जजमेंट का इस्तेमाल करना है कॉम्प्लेक्स और डाइवर रेंज ऑफ इवेंट्स वगैरह में, और कि भाई बेस्ट जजमेंट लेनी है सिनेरियो को देखते हुए, इंटीग्रिटी भाई ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है कम्युनिकेशंस के दरमियान। ठीक है, फिर रेपुटेशन में भाई ऑर्गेनाइजेशन का और अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखना है। ऐसा कुछ नहीं कर देना जिसकी वजह से आपकी भी रेपुटेशन खराब हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की और आपकी प्रोफेशनल बॉडी की रेपुटेशन खराब। ठीक है, डिफाइनिंग द कल्चर पे आ जाए। तो कल्चर क्या है? एक डीपर लेवल है बेसिक अजम्पशंस की, बिलीव्स की, जो कि मेंबर्स शेयर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और अनकॉन्शियसली डिफाइंड होता है जो कि बेसिक्स आप ले रहे होते हैं या ग्रांट कर रहे होते हैं एक फैशन ऑर्गेनाइजेशन है फॉर एग्जांपल, ये उसका एनवायरनमेंट वगैरह को देखते हुए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन को जो कल्चर होता है उसमें उसके फाउंडर का बड़ा हाथ होता है। इसकी मैं आप एग्जांपल ले लो, बॉडी शॉप की जो एक ऑनर थी, एनिला रॉड्रिक्स, वो इंडियन थी, हिंदू थी। तो भाई वो जब आई और वो जो मेकअप वगैरह की प्रोडक्ट्स वगैरह थी, पहले क्या होता था, एनिमल्स का यूजेज होता था, तो ऑब्वियसली इंडियन कल्चर में इज प्रोहिबिटेड। तो वो लेकर आए कि भाई एनिमल्स के ऊपर टेस्टिंग क्यों होती है, इंसानों के ऊपर ही करो। और ये पूरी दुनिया में फेमस हुआ। इसी तरह कैडबरी, कैडबरी में भी जानवरों की चर्बी वगैरह उनके एलिमेंट्स यूज होते थे, उसने कहा नहीं, ये यूज नहीं करना, प्योर दूध यूज करो। वो कल्चर आज तक चलता आ रहा है। मैकडोनल्ड्स की एग्जांपल ले ले, रोनाल्ड मैकडोनल्ड्स, वो तंग था इस चीज से कि यार रेस्टोरेंट में लोग आते हैं, खाना लेते हैं, खाते हैं, फिर गप्पे शप्पे लग रही हैं, शोर शराबा हो रहा है, और फिर वहीं पे अपना कचरा वगैरह छोड़ के चले जाते हैं। वो कल्चर लेकर आया कि भाई आओ, खाना लो, खुद ही लो, खुद ही खाओ, खुद ही डस्टबिन में डालो और जाओ, ज्यादा देर बैठने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड वाइड ये कल्चर मैकडोनल्ड्स में आज तक देखने को मिलता है। ठीक है, तो वही बात है कि ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स का जो है एक इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को डिफाइन करने में। मैनेजमेंट जो है वो डिफाइन करती है डिजायर्ड कल्चर को, और ये कंसिस्टेंट रहता है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजीज के साथ। फॉर एग्जांपल, कैन डू कल्चर जो है वो एक्सेप्शनल हो सकता है कस्टमर सर्विसेज के लिए। एक मिशन जो है ऑर्गेनाइजेशन का, उसका इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस, किस तरह के एम्प्लॉयज वगैरह लेकर आने हैं, उसमें भी इसका इम्पैक्ट आ रहा होता है। तो इसके अंदर जो एक बेसिक नॉलेज आ जाती है कल्चर की, देखो एक होता है पावर कल्चर। पावर कल्चर क्या है? पावर कॉन्सेंट्रेटेड, हैंड्स ऑफ द बॉस। ठीक है, शक्ति। रोल कल्चर ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है जिसमें जॉब्स जो हैं वो फंक्शंस और सीनियोरिटी को देखते हुए दी जाती है। टास्क कल्चर, कि आपकी जो जॉब है उसको देखते हुए हो रहा है। पर्सन कल्चर जो कि एक्टर्स वगैरह में या इवन टीचिंग में आजकल, कि भाई पर्सन बेस्ड होती है जॉब्स। ठीक है, फिर शाइन डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आ जाता है। ठीक है, जिसमें आर्टिफैक्ट्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज का ड्रेस किस तरह का होगा, लेआउट किस तरह का होगा। इम्प्लिसिट वैल्यूज आ जाती है, स्ट्रेटेजिक गोल्स ऑब्जेक्टिव्स एक ऑर्गेनाइजेशन के, बेसिक अजम्पशंस और वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, फिर हॉफस्टेड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं। पावर डिस्टेंस में वो कहते हैं कल्चर्स जो हैं वो फेवर करते हैं लो पावर डिस्टेंस को। ठीक है, कंसल्टेटिव्स होंगे, और दूसरा कहता है कि हाई पावर होगी डिस्टेंट कल्चर्स में, कंट्रीज में, बड़ी कंट्रीज में लेस पावरफुल एक्सेप्ट होंगे लोग। इंडिविजुअल और कलेक्टिविज्म दूसरा बोलता है कि इंडिविजुअलिस्टिक जो है वो क्या होती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि पर्सनल अचीवमेंट में सोसाइटीज जो हैं वो स्ट्रेस को रखती हैं वो ऑन पर्सनल अचीवमेंट्स। ठीक है, कलेक्टिविस्ट क्या होता है कि जी ग्रुप्स मिल के जो है वो सारी चीजों को करते हैं। इंडिविजुअलिस्ट में क्या है कि पर्सन टू पर्सन जो है वो अचीवमेंट देख रहे हैं, बल्कि कलेक्टिविस्ट में क्या है कि ग्रुप्स मिलके अचीव करते हैं, या टीम्स। ठीक है, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, पीपल इन कल्चर्स क्या है, हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस होती है। ठीक है, और लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस में क्या होता है कि कंफर्टेबल होते हैं अनस्ट्रक्चर सिचुएशंस के लिए, और वो नोवेल इन्वायरमेंट्स को देखते हैं, यानी कि नॉर्मल इन्वायरमेंट्स को वो ज्यादा अनसर्टेनिटी वगैरह बर्दाश्त नहीं करते। फिर होता है लॉन्ग टर्म
ओरिएंटेशन वर्सेस शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन में जी वो फ्लेक्सिबिलिटी देखेंगे, वो परसिस्टेंस देखेंगे, और लॉन्ग टर्म को फोकस करेंगे, और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए वो चेंज भी एक्सेप्ट करेंगे। शॉर्ट टर्म वाले क्या होंगे, अभी प्रॉफिट को देखेंगे, सोशल एक्सपेक्टेशंस को देखेंगे, एम्फेसाइज ट्रेडिशन को देखेंगे। फिर मस्कुलिन वर्सेस फेमिनिटी, कल्चरल्स इंक्लूड, इसके अंदर मस्कुलिन वैल्यूज होंगे, एग्रेशन वगैरह देखने को मिलेगा। फेमिनिन कल्चर्स में जी फेमिनिन वैल्यूज को, रिलेशनशिप्स वगैरह को एम्फेसाइज कर रहे हैं, सॉफ्टनेस के ऊपर, इन चीजों के ऊपर। कल्चरल वेब क्या है, अब कल्चरल वेब जो है एक यूजफुल टूल है एनालिसिस के लिए कल्चर के, ठीक है। और इसके अंदर वो इन्वॉल्व आ जाता है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। और कल्चरल वेब में देखो ये चीजें आ जाती हैं आपकी, स्टोरीज क्या है भाई, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी मैकडोनल्ड की, कैडबरी वगैरह की। फिर सिंबल्स क्या यूज हो रहे हैं, डिफरेंट सिंबल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, कि यार क्या वो ब्रेवरी को देख कर रहे हैं, या वो सॉफ्टनेस को कर रहे हैं, क्या वो टीम को कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स की तरफ जा रहे हैं, उससे पता चलेगा। पावर स्ट्रक्चर क्या है भाई, क्या बॉस स्ट्रक्चर है, रोल कल्चर है, कौन सा कल्चर है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, क्या वो फंक्शनल है, नेटवर्किंग है, या क्या है। कंट्रोल सिस्टम्स भाई, कंट्रोल्स वगैरह क्या है, फिर रिचुअल्स क्या है, और उनकी रूटीन्स किस तरह की चल रही हैं। ये जो है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का पैराडाइम डिसाइड करती हैं वैल्यूज, ठीक है। इम्पैक्ट जो है कल्चर का जाहिर स्ट्रेटेजी पे होता है। कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंट्रेंस करेगा कि आपके बिलीव्स क्या हैं, किस तरह आप अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजीज को करते हैं। कल्चरल गुरु जो है वो रेफर करता है कि बेनिफिट्स को, कि कल्चर जो है लेकर आता है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहा होता है। अगर एम्प्लॉयज का बिलीव है कल्चर पे, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजीज वगैरह पे, तो ऑब्वियसली वो मोटिवेटेड रहेंगे। एक है कल्चर कैप्चर्ड बाय कल्चर, इसका मतलब ये है कि एग्जिस्टिंग कल्चर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को अब रोक रहा है कि स्ट्रेटेजिक चेंजेस नहीं ला सकते, ठीक है। इतना वो रस बस चुका होता है कि भाई अब लोग जो है वो चेंज होने से घबरा रहे होते हैं। कल्चरल रिफ्लेक्ट करता है बिलीव्स को, और वो कहता है कि जी कल्चर जो है वो इतना इम्बेड हो चुका होता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है ड्रामेटिकली चेंज हो रहा होता है, और आप जो है उससे घबरा रहे होते हैं करने से। तो ये स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट भी ले आता है। स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट क्या है, कि यार एनवायरनमेंट में, और आपकी एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, और ये इंटरनल एनवायरनमेंट है। तो ये जो गैप आ गया है ना दोनों के अंदर, ये स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट है। और ये जो है वो इतना खतरनाक होता है कि आप ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बिगाड़ सकता है, डाउनफॉल की तरफ लेकर आ सकता है। तो इम्पैक्ट क्या होगा ऑफ एथिक्स ऑन स्ट्रेटेजी, ये भी अब देखना है जी, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशनली कंसीडर करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ, शेयर होल्डर्स की तरफ, ठीक है। तो एक्टिविटीज जो है वो अफेक्ट कर सकती हैं ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स को। मिनिमम ऑब्लिगेशंस ये होती हैं टूवर्ड स्टेक होल्डर्स के जी, लॉ और अदर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का ख्याल रखा जाए, उसको ना अंडर पास किया जाए, उसको ना तोड़ा जाए, उसको ब्रीच ना किया जाए। एथिकल स्टैंस जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करती है कि स्ट्रेटेजीज क्या वो मिनिमम लेवल पे एक्सीड हो रही हैं, ऑब्लिगेशंस मीट हो रही हैं। और फिर आगे जाता है आपका सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आके हमने आगे जाके कवर भी करना है, ठीक है। कल्चरल और ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाएं, तो कनेक्शन जो है बिटवीन कल्चर और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का वो क्या होता है कि जी की एस्पेक्ट होते हैं अंडरस्टैंडिंग कल्चर के, ठीक है। हेनरी मिन्सबर्ग के 5 कंपोनेंट्स है, जिसमें वो देखता है स्ट्रेटेजिक एपेक्स को, टेक्नो स्ट्रक्चर को, सपोर्ट स्टाफ को, और ऑपरेटिंग कोर को। तो हेनरी मिन्सबर्ग का भाई वो कहता है सिंपल स्ट्रक्चर हो, सेंट्रलाइज है, ऑथोक्रेटिक हो, पावर देख रहे हैं कहाँ से आनी है। स्ट्रेटेजिक अपेक्स जो है वो कंट्रोल टिपिकली एक्सर्ट करता है स्मॉल या इन्फ्लुएंशियल एग्जीक्यूटिव टीम की तरफ से। तो वो कहता है मशीन ब्यूरोक्रेसी देखना है कि जी मास मैन्युफैक्चरर की तरफ है, या टेक्नो स्ट्रक्चर है, क्या है। तो वो प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी को देखता है कि मशीन ब्यूरोक्रेसी जो है वो क्या इम्पोज हो रही है, फॉर एग्जाम्पल लॉ ने उसको सेट करा है, ये किसने करा। डिविजनल फॉर्म क्या है, किस तरह के डिविजन है, मिडल है, लाइन बीच में आ रही है, नहीं आ रही, कौन किस चीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कौन सा लेवल ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। एडवोकेसी क्या है, ये टास्क बेस्ड है, ये प्रोजेक्ट बेस्ड है, ये क्या है, ठीक है।
इंटरेक्शन क्या है कॉन्फ़िगरेशन और कल्चर्स की। कल्चर्स जो है और कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हैंड इन हैंड जा रही होती है। फॉर एग्जांपल मिन्सबर्ग कहता है कि कॉन्फ़िगरेशन जो है वो जस्ट स्ट्रक्चर बेस्ड नहीं होनी चाहिए। और फॉर एग्जांपल एक टॉल और नैरो या हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो है वो यूजुअली इंप्लाई करेगा रोल कल्चर को और मशीन ब्यूरोक्रेसी को, ठीक है, जो कि एम्फेसाइज करेगा कंट्रोल को, सिंबल्स को, टाइटल्स को। ठीक है, कंट्रास्ट में एक वाइड फ्लैट स्ट्रक्चर है जो कि जी वो टास्क ओरिएंटेड होगा, प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी को देख रहा होगा, और वो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, और वो इनोवेशन, डिफरेंशिएशन और रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ सिनेरियोज इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, एग्जांपल ऑफ सिचुएशंस क्या है जी इसके अंदर के जी, पावर कल्चर जो है न्यू एम्प्लॉय अनसक्सेसफुल तो नहीं आ रहा, कोई डायरेक्टर अटेम्प्ट तो नहीं कर रहा चेंज को, स्ट्रक्चर को, कल्चर को। अच्छा जी, फिर इनअप्रोप्रिएट कल्चर कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है। फॉर एग्जांपल सिचुएशन इसके अंदर क्या हो सकती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जेनेरिक स्ट्रेटेजी ले या में कॉस्ट लीडरशिप से डिफरेंशिएशन की तरफ जाना चाह रही है, और दोनों कल्चर जो है कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज को लेकर आ रहे हैं, उसको चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, तो रूटीन्स किस तरह के हैं, क्या फीमेल स्टाफ कस्टमर जो है उनको लेजीली ट्रीट तो नहीं किया जा रहा, इनकम्पिटेंट लोग तो नहीं आ रहे, किसी कल्चरल वे की वजह से थ्रेटन तो नहीं हो रहे लोग। ठीक है, तो ये चीज आपने देखनी है, अदरवाइज इनअप्रोप्रिएशन आ जाएगी। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल, अब वो क्या है, हो सकता है वो एंटरप्रेन्योरियल, फिर वो पावर कल्चर की तरफ चला जाए, क्रिस्मेटिक लीडरशिप को देखते हुए। ठीक है, लेटर अब वो लिस्टेड कंपनी बन गई है। ठीक है, अब उसके अंदर रोल कल्चर और ब्यूरोक्रेसी वगैरह आ गई है, रूल्स टाइट हो गए, नए एम्प्लॉयज आए, फाइनली फिर पुराना एम्प्लॉय आया और उसने वो कंपनी दोबारा ले ली, और अब वो पहले वाली चीज लेकर आना चाह रहा है, तो भाई नए लोग जो है उससे खौफ ज्यादा होंगे, डरेंगे, या उसको चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये एक लाइफ साइकिल हो सकता है। तो चेंज मैनेजमेंट जब भी ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर में चेंज होना होता है ना, तो एकदम से नहीं होता, आहिस्ता 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 चेंजेस की जाती है, आहिस्ता 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 आहिस्ता, सोली एंड ग्रेजुअली। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एक होटल है, चेन है, पहले वो, अब वो मूव इन पेक हो गए, पहले उसका नाम मेरे जहन से निकल गया। तो एनीवेज एकदम से चेंजेस नहीं आए, पहला प्रैक्टिसेस चेंज करी, फिर यूनिफॉर्म चेंज करे, फिर करते 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 वो चेंजेस इम्बेड करी। एकदम से करेंगे तो पैनिक फैल जाता है लोगों में और वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, चेंजेस गुड एज वेल, आपकी सैलरी चेंज हो जाए तो अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा। कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक चेंज, ठीक है, अब ये देखो, ये हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है रीअलाइनमेंट, रीअलाइनमेंट की थी थोड़ी बहुत चेंजेस हो गई। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज क्या है कि बिग बैंग चेंज आ रहा है एकदम से कल्चर में। ठीक है, तो नेचर ऑफ चेंज हमेशा देखो ये 4/2/2 का कॉन्ट्रेंड है, इंक्रीमेंटल और बिग बैंग चेंज आ रहा है, एडॉप्शन, इवैल्यूएशन, रिकंस्ट्रक्शन, रेवोल्यूशन। तो 4-5 टाइप्स ऑफ चेंजेस हैं, दो के वेरिएबल्स देखते हुए। एडॉप्शन है, एडॉप्शन क्या मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ चेंज है कि जिसके अंदर कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होती, न्यू पैराडाइम वगैरह नहीं हो रहे होते, स्टेप बाय स्टेप थोड़ी बहुत चेंजेस कर दी। रिकंस्ट्रक्शन जो है, अब ये एग्जिस्टिंग पैराडाइम में चेंजेस आ रही है। ठीक है, और इसको अक्सर आपको फोर्स करना पड़ता है इन लॉन्ग टर्म डिक्लाइन में और कॉम्पिटिटिव कंटेक्स्ट में। ठीक है, एवोल्यूशन क्या है, इंक्रीमेंटल प्रोसेस है जो कि इसमें नया पैराडाइम भी आ रहा है और केयरफुल एनालिसिस आपको करने होते हैं। ठीक है, लर्निंग प्रोसेसेस इसके अंदर होते हैं। फिर आ जाती है रेवोल्यूशन, अब ये रैपिडली भी करना है, रैपिडली इसके अंदर चेंजेस भी आ रही होती है, लॉन्ग पीरियड होता है, स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट की वजह से जो है वो क्राइसिस भी आ सकते हैं। तो ऑब्वियस है कि इसको करना है और बहुत तेजी के साथ आपको इसके अंदर चेंजेस लेकर आनी होती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास देखो डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स आ जाते हैं। ठीक है, जॉनसन स्कूल्स एंड वेटिंगटन के मुताबिक कहता है कि एजुकेशन और कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कि एक्सप्लेनेशन क्यों चेंजेस लेकर आ रहे हो, ना ऑल दैट। फिर कोलैबोरेशन और पार्टिसिपेशन होती है कि लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करते हो स्ट्रेटेजिक चेंजेस वगैरह में, एजेंडा में। फिर इंटरवेंशन होती है कि कोऑर्डिनेट हो रही होती है, अथॉरिटी लेकर आ जाते हो,
और चेंज एजेंट को ये डेलीगेट करते हो तो क्या जी फटाफट प्रोसेसेस चेंज कराओ, फिर एक डायरेक्शन हो जाती है कि टॉप डाउन मैनेजमेंट की तरफ से ऊपर से चेंजेस दी जाती हैं, और उनको जो है इसको अडॉप्ट करना होता है कोरिलेशन के जी, इम्पोज किया जाता है चेंजेस को कोरिलेशन में। ठीक है, तो अब इसके जरा स्टाइल देखो, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन में जा रहे हो तो जी ग्रुप जो है वो अज्यूम करता है कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक लॉजिक आ रही है, ट्रस्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट इसके अंदर होता है, बेनिफिट्स क्या है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरकम हो जाती है, प्रॉब्लम क्या है, टाइम कंजम्पशन है, प्रोग्रेस जो है वो अनक्लियर होती है, फिर कोलैबोरेशन पार्टिसिपेशन में जो है वो इन्वॉल्वमेंट होती है स्ट्रेटेजी एजेंडा सेट करने में, स्ट्रेटेजिक इश्यूज को रिजॉल्व करने में। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है, इंक्रीज करता है ऑनरशिप ऑफ अ डिसीजन, प्रॉब्लम्स क्या है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, आउटकम जो है वो एग्जिस्टिंग पैराडाइम में कभी आता है कभी नहीं आता। ठीक है, सर्कमस्टेंसेस और इफेक्टिवनेस दोनों के लिए सेम है कि इंक्रीमेंटल चेंज और लॉन्ग टर्म हॉरिजेंटल ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आ जाती है। ठीक है, स्टाइल में आगे देखो इंटरवेंशन है, चेंज एजेंट जो है वो रिटेन करता है कोऑर्डिनेशन को, कंट्रोल को, डेलीगेट्स को, एलिमेंट्स ऑफ चेंज को। बेनिफिट्स क्या है, प्रोसेस जो है वो गाइडेड होता है, कंट्रोल्ड होता है, इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर आ रही होती है। प्रॉब्लम्स क्या है, रिस्क ऑफ परसीव्ड मैनिपुलेशन होता है, सर्कमस्टेंसेस और इफेक्टिवनेस इसके क्या है कि इंक्रीमेंटल या नॉन क्राइसिस ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज के लिए होता है। डायरेक्शन होती है कि यूज ऑफ अथॉरिटी टू सेट डायरेक्शन, मीन्स ऑफ चेंज इसके अंदर पता होता है। बेनिफिट्स क्या है, क्लैरिटी और स्पीड होती है। प्रॉब्लम्स क्या है, रिस्क ऑफ लैक ऑफ एक्सेप्टेंस होती है, इल कंसीव्ड स्ट्रेटेजी होती है, और इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज होती है, सर्कमस्टेंसेस और इफेक्टिवनेस है, याद रखना। कोएरिशन में एक्सप्लेटिव यूज ऑफ पावर होती है, हो सकता है सक्सेसफुल हो क्राइसिस और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में। प्रॉब्लम्स क्या है, अगर क्राइसिस ना हो तो ये इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस नहीं होते। क्राइसिस रैपिड ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आ रही होती है, स्टैब्लिश ऑटोक्रेटेड कल्चर्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, सो आई होप क्लियर होगा। अच्छा, एंड में ये मैंने अपना व्हाट्सएप दिया है, अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, +92 302 177 707 0 6, कोई भी सवाल वगैरह हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर पाकिस्तान में है तो 0302 177 707 0 6। आई होप क्लियर होगा। कोई सवाल वगैरह हो तो आप लोग मेरे से व्हाट्सएप वगैरह पे पूछ सकते हैं। फीडबैक जरूर दिएगा अपने इस लेक्चर का। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।